नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गोरखपुर स्थित मंदिर में 5 मार्च 2026 का आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगे लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर जल्द समाधान किया जाए। और भारत फिनलैंड समझौता ज्ञापनों और प्रेस विज्ञप्तियों का आदान प्रदान किया गया है, जहां इस दौरान दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। जहां कार्यक्रम में भारत और फिनलैंड के प्रतिनिधियों ने आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। योर एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट स्टूब, दोनों देश के साथियों, नमस्कार। 13वें फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली भारत यात्रा पर मैं प्रेसिडेंट स्टूब का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रेसिडेंट स्टूब एक प्रसिद्ध ग्लोबल लीडर ही नहीं, एक सम्मानित थिंकर और लेखक भी हैं। एक्सेलेंसी, आप जैसे अनुभवी और डायनेमिक लीडर का इस वर्ष के रायसीना डायलॉग का चीफ गेस्ट बनना हमारे लिए बहुत सम्मान और खुशी की बात है। फ्रेंड्स, आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप, दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स, अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। फ्रेंड, वर्ष 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं। नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। फिनलैंड की साझेदारी से हमने नुमालीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी बंबू टू बायोएथेनॉल रिफाइनरी भी बनाई है। फ्रेंड, ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों से प्रेरित होते हुए प्रेसिडेंट स्टूब की इस यात्रा में हम भारत फिनलैंड संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का रूप दे रहे हैं। यह पार्टनरशिप एआई से लेकर 6G टेलीकॉम तक, क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगा। साथ ही डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी,
और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी। फ्रेंड्स, फिनलैंड भारतीय स्टूडेंट्स और टैलेंट के लिए एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है। दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए आज हमने फिनलैंड के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है। इसके साथ हम जॉइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड एक रोल मॉडल है। आज हमने टीचर ट्रेनिंग, स्कूल टू स्कूल पार्टनरशिप और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में रिसर्च सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई है। यानी स्कूल से लेकर इंडस्ट्री तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट के हर लेवल पर अपने सहयोग को नई गहराई देने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, फिनलैंड नॉर्डिक क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण पार्टनर है। हम फिनलैंड के साथ मिलकर आर्कटिक और पोलर रिसर्च में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। एक हेल्दी प्लैनेट हमारी साझी प्राथमिकता है। हमें बहुत खुशी है कि इस वर्ष फिनलैंड के साथ हम भारत में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम होस्ट करने जा रहे हैं। इससे सस्टेनेबिलिटी के हमारे प्रयासों को नई गति और नए विचार मिलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है। और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। योर एक्सेलेंसी, आपने आयरनमैन ट्रायथलॉन कंप्लीट की है। हमें विश्वास है कि आप जैसे ऊर्जावान लीडर के साथ मिलकर हम भारत और फिनलैंड के बीच इनोवेशन, डिजिटल और सस्टेनेबिलिटी के एक नए ट्रायथलॉन को भी अचीव करेंगे। आइए भारत फिनलैंड के इस फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप में एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच गोरखपुर में श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति पांडे हाता द्वारा भक्त प्रहलाद जी की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की।
जनपद वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस होलिका दहन समिति के पदाधिकारियों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिनकी शताब्दी वर्ष चल रही है, यानी 100 वर्ष की अपनी यात्रा को अनवरत रूप से कमेटी आगे बढ़ा रही है। मैंने बधाई देता हूं। और इनके पूर्व अध्यक्ष श्री पटवा थे, बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे। आकस्मिक निधन उनका हो गया था। मैं उनको इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। बहनों और भाइयों, अव्यवस्था से व्यवस्था, अराजकता से अनुशासन, अधर्म से धर्म और असत्य से सत्य की यात्रा जब होती है, तभी हम उपद्रव से उभर करके उत्सव की शोभा यात्रा का हिस्सा बनते हैं। और यही उत्सव आज गोरखपुर के अंदर इस विरासत गलियारे के अंदर होलिका दहन समिति के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा के अवसर पर देखने को मिल रहा है। हम गत वर्ष तक भी आते थे। संकरी गली हुआ करती थी, एक वाहन बामुश्किल जा पाता था, व्यापार अस्त व्यस्त था, ग्राहक नहीं आ पाते थे, अव्यवस्था का सा साम्राज्य था। और यहां के व्यापारियों को तो नुकसान होता ही होता था, लेकिन उनके कारण कालीबाड़ी के बाबा को उनसे ज्यादा नुकसान हो जाता था। लेकिन अब मैं इस बात को मान सकता हूं कि जब एक गलियारा बन रहा है और जिस दिन बन जाएगा, यह गोरखपुर का सबसे खूबसूरत गलियारा होगा गोरखपुर का। हम लोगों ने बंधु सिंह पार्क में कुछ दुकानें बना के दे दी हैं और बाकी दुकानों को बनाने के लिए भी हम लोगों ने जगह भी चिन्हित कर दी और उसके लिए पैसा भी अलॉट कर दिया है। जो यहां पे डाइट कॉलेज के पास एक नया कॉम्प्लेक्स तैयार होना है। देखिए, किसी को उजाड़ना नहीं, वह फल फूल सके, उसके सामने अवसर आ सके, उसका व्यवसाय आगे बढ़ सके। वह रवि किशन तो कहीं भी नाच गा करके पैसा कमा सकता, लेकिन कालीबाड़ी के बाबा कहां से कमाएंगे? जब आपकी समृद्धि होगी तभी बाबा के पास भी कुछ आएगा। और इसीलिए इस गलियारे को विशेष रूप से गोरखपुर का पुराना गोरखपुर है। पहले यहीं से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का व्यापार संचालित होता था। गोरखपुर, बिहार, नेपाल के अंदर बड़े पैमाने पे लोग इसी पांडे हाता में आकर के शादी ब्याह से जुड़े हुए सभी सामान खरीदते थे। लेकिन जब कंजेशन हुआ, भीड़ भाड़ हुई, संकरी गलियां हुई, जाम हुआ, व्यापार उजड़ने लग गया। मांग के अनुरूप सुविधा नहीं दे पाए। और अब ये डबल इंजन की सरकार वो सुविधा भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है। और सुविधा और सुरक्षा का परिणाम क्या है कि इनके जीवन में तो खुशहाली आएगी, गोरखपुर विकास करेगा, प्रदेश विकास करेगा, और प्रदेश विकास करेगा तो देश विकास करेगा। विकास की इकाई ऊपर से नहीं आती, विकास नीचे से ऊपर जाता है। सरकार योजना बना सकती है। और मैं धन्यवाद दूंगा विरासत गलियारे से जुड़े हुए सभी व्यापारियों को,
यहां के नागरिकों को उनके मन में पीड़ा जरूर थी, लेकिन उन्होंने व्यक्त नहीं किया बल्कि सहयोग किया, और आज उसी का परिणाम है कितना शानदार गलियारा। मैं भी जैसे मैं यहां प्रवेश किया तो मैं स्वयं पहचान नहीं पा रहा था। मैंने कालीबाड़ी के बाबा से पूछा, मैंने कहा हम लोग कहां आ रहे हैं, पांडे हाता कहां है? बाबा ने कहा यही है। मैं समझा कि ऐसा तो नहीं है कि बाबा जो है डोसा खिलाने के लिए कालीबाड़ी ले जा रहे हैं। यद्यपि उन्होंने कभी खिलाया नहीं, लेकिन मैं सुनता हूं कि खिलाते हैं। बाबा ने कहा नहीं नहीं, यही है पांडे हाता का मार्ग। देखो पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा चौड़ा हो गया है मार्ग। देखो ना कितना शानदार लग रहा है। और अभी यहां पे फसाड भी कायदे से आ जाएगा ना, एक जैसा कलर, एक जैसी डिजाइन के साथ। ये गोरखपुर ही नहीं, प्रदेश का सबसे शानदार गलियारा हो जाएगा। यही है विरासत का संरक्षण। जिस विरासत का संरक्षण आप पर्व और त्योहारों के माध्यम से भी करते हैं। होली 100 वर्षों से ये होलिका दहन समिति इस शोभा यात्रा के माध्यम से अपनी विरासत का संरक्षण कर रही है। दीपावली हर घर में मनाई जाती है। सरकार के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। इस होली के कार्यक्रम में सरकार नहीं सहयोग करती है, लेकिन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ हजारों की संख्या में लोग अपने पर्व और त्योहार का हिस्सा बनकर के उत्सव का आनंद लेते हैं। आपाधापी के युग में उस समय व्यक्ति उत्साह से, प्रेम से मिल सके, इससे ज्यादा बात क्या हो सकती है? कोई तनाव नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई भय नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। यही तो राम राज्य है। सबको सुरक्षा का एहसास है, सबको विश्वास है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है। और यही राम राज्य की अवधारणा है। और प्रधानमंत्री जी इसी बात को लेकर कहते हैं कि जब इस प्रकार की स्थिति आएगी तो भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनने में कोई देर नहीं लगने वाली है। और यही स्थिति पैदा करने के लिए ये कार्य चल रहा है। बहुत शीघ्र ये कार्य जब होगा तो आप देखना, शानदार गलियारा। जो भी जाएगा गौरव की अनुभूति करेगा। यहां का व्यवसाय फिर से पनपेगा। कुछ लोगों के वहीं पे प्रतिष्ठान दुकानें आ गई, लेकिन कुछ लोगों को जहां पर वहां जगह कम हो गई थी, नहीं मिल पाया, बंधु सिंह पार्क में और यहां पे नॉर्मल में जो हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, यहां पे उनको भी दुकानें उपलब्ध करवाएंगे। और मैंने ये भी कहा, मैंने कभी दुकान का किराया इतना रखना कि हर व्यापारी उसको वहन कर सके। बहुत ज्यादा किराया भी मत लेना। ऐसा नहीं कि लोग ज्यादा आवेदन कर दें तो उसमें कालीबाड़ी के बाबा की तरह रेट बढ़ते जाए। रेट बढ़ाना मत उसमें। और इसीलिए अच्छे ढंग से कार्यक्रम हमारे हों, को इस बात का एहसास कि पर्व और त्योहार हमें तब आनंद का अवसर देते हैं जब शांति होती है, सौहार्द होता है। आज पूरी दुनिया के अंदर उपद्रव है, अराजकता है, अव्यवस्था है, छीना झपटी है, लेकिन हम सब भारतवासी गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि भारत का यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई बुलंदियों की ओर पहुंचा करके नए भारत का दर्शन हम सबको करा रहा है। ये नया भारत जहां अवसर भी है और उत्सव भी है, हर व्यक्ति के लिए, हर तबके के लिए, क्या नौजवान हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या महिलाएं हो, क्या पुरुष हो, क्या अन्नदाता किसान हो, क्या व्यापारी और उद्यमी हो, समाज के हर व्यक्ति के लिए अवसर है। और अवसर के साथ साथ पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला उत्सव के रूप में हम सबके पास है।
2014 के पहले ये उत्सव नहीं मनाए जा सकते थे, नहीं मनाए जा सकते थे। उत्तर प्रदेश में तो पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, कितना तनाव रहता था, कितना तनाव रहता था। और कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत की आधिकारिक यात्रा पर विदेश मंत्रालय ने विशेष जानकारी दी है। इस बीच आपको बताते चले कि जहां पर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। Good afternoon, friends. It's a pleasure to talk to you again. The Prime Minister of Canada, Right Honourable Mark Carney, will shortly be successfully concluding his official visit to India from 27th of February to 2nd of March 2026. This was his first visit to India since assuming office and the first bilateral visit by a Canadian Prime Minister in 8 years. The visit marks an important inflection point in the India-Canada relationship. Prime Minister Mark Carney's visit commenced with a 2-day program in Mumbai. The Mumbai leg was primarily business-oriented and aimed at catalyzing investment flows, deepening financial linkages, and expanding innovation partnerships between the two countries. Prime Minister Carney held extensive interactions with Indian business leaders, CEOs, innovators, educators, and representatives of leading Canadian pension funds. These discussions were essentially focused on bilateral investment flows, strengthening collaboration in clean energy, critical minerals, infrastructure, and advanced manufacturing. It also related to partnerships in education, skills and research, and expanding capital market linkages and long-term institutional investments. Prime Minister Carney delivered the keynote address at the Canada-India Growth and Investment Forum in Mumbai, where he described his visit as the beginning of a renewed and ambitious Canada-India partnership after 8 years without a bilateral prime ministerial visit. He also emphasized the importance of diversification, trusted partnerships, and strategic autonomy rather than isolation. He stressed the need to conclude negotiations on an ambitious, comprehensive economic partnership agreement, CEPA, with the objective of doubling bilateral trade by 2030. Overall, the Mumbai leg of the visit set a strong economic and innovation-driven tone for the broader bilateral engagement, laying the foundation for substantive outcomes during the Delhi segment of the visit. Before I come to the Delhi leg, I just wanted to mention that over the past year, both sides have worked steadily to stabilize and normalize the relationship. This visit has taken that process forward decisively, moving the partnership from normalization to structured expansion. Earlier today, the Prime Ministers held wide-ranging and constructive discussions. They reaffirmed their shared commitment to rebuild strategic trust, strengthen institutional cooperation, and anchor the relationship in mutual respect, sovereignty, and democratic values. As far as the deliverables for the visit are concerned, we have a joint statement which is comprehensive in scope and forward-looking in ambition, and a number of MOUs in the G2G, education and research, and B2B domains. We have brought out a fact sheet to capture the deliverables. Both of these are available on MEA's website. The leaders' joint statement articulates a structured vision for the renewed India-Canada strategic partnership, anchored in the guiding principle of Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. In that sense, the joint statement provides a long-term framework, political, economic, technological, and strategic, to guide bilateral engagement over the coming decade. It signals not just normalization, but renewed ambition. The visit delivered concrete outcomes across 5 pillars. Number 1,
was the agreement on a durable economic anchor through the launch of CEPA. The signing of the terms of reference for a CEPA provides a clear roadmap to conclude an ambitious, balanced and mutually beneficial agreement. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।